जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरिया सीरीज़ देख रहे हैं। तो एडिटोरिया में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट पूरा बना चुके हैं, 3 टेस्ट और 4 टेस्ट का हाफ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, 1 से 50 तक क्वेश्चन का। आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे 4 टेस्ट का। तो सेकेंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है 50 से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन किस विदेशी लेखक ने लिखी? महात्मा गांधी के जीवन किस विदेशी लेखक ने लिखी? मार्क हेनरी, लुई फिशर, अलेक्जेंडर मिल, कार्ल सेपवर्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महात्मा गांधी का जीवन किस विदेशी लेखक ने लिखी? इसका हो जाएगा लुई फिशर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन में है 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, जस्टिस K.S. हेनरी, जस्टिस विलियम जोन्स या जस्टिस K. अय्यर। इसका होगा जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन में 1922 तक गांधी जी के भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया है। इस कथन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। बिल्कुल सही। तो देखते हैं। गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। प्रारंभिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर क्या होगा देखेंगे आप लोग। असत्य कथन कौन सा है? इसमें से इसका असत्य कथन होगा इसमें से कोई नहीं, यानी कि सब के सब सही है। बिल्कुल सही। अब हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में है 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्या है? असत्य कथन को चयन करना है। इसमें क्या होगा? यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। तो बताएं असत्य कथन कौन सा होगा? तो इसमें से केवल और केवल एक होगा असत्य कथन, यानी कि इस अधिवेशन का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता लखनऊ में किया गया था, जो गलत है। लेकिन इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज की। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो इसका आंसर होगा न तो 1 होगा और न ही 2 होगा, दोनों के दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित किया गया था? 1931। 56 नंबर क्वेश्चन। 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। 1937 में प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ था। यह वैश्विक मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांत की सफलता मिली थी। 56 का इसका होगा केवल 1। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। सत्य कथन कौन सा होगा? 57 का इसमें केवल और केवल बी होगा। 2, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया? 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1947 या 13 अगस्त 1946? इसमें होगा 16 अगस्त 1946 को। क्या होगा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करा? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था। सत्य कथन कौन सा होगा? 59 का। इसमें दोनों के दोनों सही होगा। क्या कर रहा है? संविधान सभा के संदर्भ में तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य से प्रस्ताव भी आया और नेहरू जी ने तिरंगे झंडे का प्रस्ताव भी रखा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव, KM मुंशी, SN मुखर्जी, अल्लादीन कृष्णस्वामी अय्यर। 60 का क्वेश्चन होगा VN राव। इकसठ में देख रहे हैं, भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? भारत सरकार जो अंतरिम मुख्य योजनाकार कौन थे? VN राव, KM मुंशी, SN मुखर्जी, VR अम्बेडकर। इसका होगा SN मुखर्जी। SN मुखर्जी मुख्य योजनाकार कौन थे? तो SN मुखर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। संविधान के मसविदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 356 के में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। अब सत्य कथन का चयन करना है 62 का। इसका केवल और केवल 1 और 3 होगा। 1 और 3 होगा, यानी कि संविधान के मसविदे के विषय में 3 सूचियां बनाई गई, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये सही है। और अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में लेने का अधिकार है, यानी कि 3 सही भी है। 63 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। आय कर और आबकारी शुल्क। क्या करा? आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी जाती थी। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा जाता था। 63 नंबर का इसका 1 और 2 दोनों होगा। कर आयकर और आबकारी शुल्क
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बढ़ता था। संपत्ति और बिक्री कर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहता था। तो हमारा 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 64 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। सत्य कथन का चयन करना है। 64 का केवल और केवल बी होगा। अंतिम सरकार की आखिर बैठक किस दिन हुई? अंतिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई? 16 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 4 अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक कब हुई थी? तो इसका 16 जुलाई 1947 को हुआ था। अंतरिम सरकार 16 जुलाई 1947। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। कौन कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय यानी बाल पाल लाल होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें केवल और केवल 2 होगा। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवादियों के संबंध में ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। सत्य कथन की बात करते हैं। उदारवादियों के संबंध में कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना उदारवादी थे। ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। सत्य कथन का चयन करना है। 67 नंबर का 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्त दी जा सकती है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो सत्य कथन क्या होगा? 68 का आंसर होगा सी। दोनों के दोनों सही है। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध किस घटना से है? ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में किस घटना से है? 69 का ट्रेल ऑफ टीयर्स किससे है? तो अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है। ट्रेल ऑफ टीयर्स अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है। हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को पूछेंगे। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 18वीं सदी का और सत्य कथन क्या है? पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही रहते थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश दार्शन शास्त्री जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विस्तृत मानते थे। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में बात कर रहा है। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। और दूसरा है ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विस्तृत मानते थे। इसका होगा केवल 1।
70 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 70 नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए 71 में क्या है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दिया, यानी कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ। 71 का 1781 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बाद चुनाव कीजिए। तो दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। 72 का आंसर होगा आपका केवल 2। 73 मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ। मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ। यूएसए, ब्राज़ील, वेनेजुएला, कनाडा। मेटिसो का विद्रोह कनाडा। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों का बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी मूल निवासियों के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। 1934 में इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने की अधिकार हासिल हुआ। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं दी जाएगी। इसमें कथन कौन सा सही होगा। 74 नंबर का, इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। 75 नंबर में ऑस्ट्रेलियाई बस्ती को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला। ऑस्ट्रेलियाई बस्ती को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला। 1850, 1855, 1871 या 1873 को। ऑस्ट्रेलियाई बस्ती को स्वशासन का अधिकार कब मिला। 1850 को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती थी। ब्रिटिश सरकार ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती थी। टेरा न्यूलियस का अर्थ होता है जो किसी की नहीं, सबकी भूमि, अपराधियों का भूमि, निर्वासितों का भूमि। जो किसी की नहीं। टेरा न्यूलियस का अर्थ होता है जो किसी का नहीं। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 77 का 1839 को। पहला अफीम युद्ध 1839 को। चीन के साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन के साम्यवादी पार्टी के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन का चयन करें। इसकी स्थापना 1920 रूसी क्रांति के कुछ समय बाद में हुई। माओ त्से-तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। सत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर केवल 2 होगा। पीपल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीपल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था। यह चीन में औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों की सामूहिक
प्रयास था। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा 1 और 2, दोनों के दोनों सही होगा। 1960 की अप्रैल क्रांति, 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया से। अप्रैल क्रांति 1960 में दक्षिण कोरिया से संबंधित है। अब 81 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? 81 का इसका होगा जगदीप धनकर। जगदीप धनकर। हमारा संविधान हमारा सम्मान। 82 नंबर में, अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सी सही है? नीचे दिए गए कूट को करके सही उत्तर चुनें। चलिए, इसका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है। अयोध्या राम मंदिर का नागर शैली में किया गया है। बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जराई कार्य के लिए किया जाता था। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर में कुल 5 मंडप है। 82 का आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, यानी कि इसका नागर शैली में बना हुआ है। इसमें निर्माण में एक भी लोहा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मंदिर में कुल 5 मंडप है। बिल्कुल सही। इम्पोर्टेंट है, VVI कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है जुड़ा हुआ, राम मंदिर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएं हैं? निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखा है? 83 का अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि FPI किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्तियों का व्यवसायों में निवेश है, जैसे कि कारखाने, भूमि, बुनियादी ढांचा परियोजना। जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI किसी विदेशी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड निवेश करती है। दूसरा है FPI को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि FDI को निवेश का एक सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है। FPI में FDI की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? इसका आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3। 2 और 3 यानी 2 और 3 ये दोनों सही है। नेक्स्ट है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन E2E के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एन्क्रिप्ट करना, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता। व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए E2E एन्क्रिप्शन का प्राथमिक लाभ तेज डाटा ट्रांसमिशन गति है। उपयुक्त से कौन सा सही होगा? E2E बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E2E इसमें 1 और 2 सही है। 1 सही है, 2 सही है, लेकिन 3 गलत है। E2E क्या है? E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक और प्राप्तकर्ता तक डेटा को एन्क्रिप्ट करना, जिसे किसी अन्य तक पहुंच नहीं हो सके। और व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोग करते संदेशों का सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग किया जाता है।
बहुत वेरी क्वेश्चन है E2E। वाइब्रेंट इंडिया यानी कि यशस्वी वाइब्रेंट यशस्वी के लिए पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दिए गए कथनों में सही कौन सा है? तो यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी और मुक्त घुमंतु जनजाति डीएनटी के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति है। केवल कक्षा 9 से 11 के में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के पात्र में माने जाएंगे। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 86 नंबर का आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो सूर्योदय योजना छत पर लगे सौर पैनल से संबंधित है। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता? बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 88 का ये होगा ताई जू इंग 88 का ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? 89 का ये होगा ओमान। निम्नलिखित में से किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? 90 का कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा गया। 91 भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न पुरस्कार और दिए गए कथनों में सही कथन। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 5 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसमें से सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। 1 सही, 2 सही और 4 सही। अब हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। जल जीवन मिशन JJM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। JJM इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक नागरिक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करना। जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें से कौन से सही होगा? इसका होगा 1 और 3। 1 और 3। 1 और 3 में क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल को पहुंचाना है JJM के। और दूसरा जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। 93 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब। ऑस्ट्रेलिया एकल में पुरुष कौन जीता? जैनिक सिनर। नेक्स्ट है डिजाइन लिंक्ड इंसेटिव DLI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही उत्तर क्या है? और सही उत्तर को चुनना है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है
एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन, सामग्री विज्ञान अनुसंधान और अर्धचालक उपकरण विनिर्माण DLI योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है। यह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना के लिए फंडिंग भी देता है। सही कथन को चुनना है, क्या है, DLI योजना के बारे में है। 94 का इसका आंसर होगा बी, केवल और केवल एक सही है, यानी कि DLI योजना सिर्फ और सिर्फ एक सही है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना है। बिल्कुल सही। 95 नंबर क्वेश्चन में, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? राम सुतार, अरुण योगीराज, जगन मोहन या चंद्रकांत? अरुण योगीराज होगा 95 का। सॉरी गलत। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे किया गया? हरियाणा में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर आए थे? 97 का इसका होगा डेनिस फ्रांसिस। 98 में है सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। BSF का इसमें से सही कौन सा है? इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। BSF का यह चीन और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी भी लिया है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF में से एक है। BSF के बारे में 98 का इसका होगा 1 और 3, यानी कि इसका कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है और यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है BSF। 99 में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया है? संस्थागत श्रेणी में तो इसका हुआ 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP। बहुत अच्छा है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। हेपेटाइटिस A मुख्य रूप से रक्त आधान के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस A एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। हेविश्योर हेपेटाइटिस A के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। 100 का क्या होगा आंसर? इसका 2 और 3 सही है। क्या कहता है? हेपेटाइटिस A का वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। हेविश्योर हेपेटाइटिस A के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। 2 और 3 सही है और 1 गलत है। तो आज हमने चैप्टर टेस्ट 4 को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया, दोनों सेक्शन को। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे टेस्ट 5 को लेकर और 1 से 50 तक का उसका भी सॉल्व करेंगे। तो ओके, थैंक यू।